गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नया अध्याय 18 भारतीय वैज्ञानिक जिनके जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, आपको पता अनेक वैज्ञानिक हुए हैं भारत में जिन्होंने अनेक बड़ी बड़ी खोज की है तथा विज्ञान क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है। देखिए, विज्ञान जो होता है उनको विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, एक तो आधारभूत विज्ञान वो एक होता है अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अनुप्रयोगात्मक जो विज्ञान होती है, इसके द्वारा क्या है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या मिलती है, मजबूती मिलती है, या अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्रभावित होती है। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान से देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो प्रभावित होती है। लेकिन जो आधारभूत विज्ञान होती है उससे क्या होता है, वैज्ञानिक की मानसिकता तकनीकी का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक मानसिकता समझ तथा तकनीकी का क्या होता है, विकास होता है। इसके आधार पर क्या है, जो अनुप्रयोगात्मक विज्ञान आगे की ओर बढ़ती है। यदि इसी का ज्ञान हो तो इसी के आधार पर विभिन्न भागों में इसका क्या किया जाता है, प्रैक्टिकली अनुप्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो समझ पर मानसिकता इनके आधार पर वैज्ञानिक क्या करते हैं, आगे की ओर अनुप्रयोगात्मक विज्ञान को बढ़ाते हैं, ठीक है। और समझ है, विकास है, तकनीकी है, वो कौन से विज्ञान में होती है, आधारभूत विज्ञान में होती है, अर्थात एक दूसरे क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भारतीय का भी महान योगदान रहा है। उनमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जो राम वैज्ञानिक हुए थे उनका, ठीक है ना। सूक्ष्म इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले ये किस ऋषि के वंशज थे, तो विश्वामित्र के वंशज थे। किसके थे, विश्वामित्र। विश्वामित्र के क्या थे, ये वंशज थे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बताया था कि इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की थी, धनवंतरी के आश्रम में, ठीक है ना। इनकी तो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, धनवंतरी के आश्रम में, धनवंतरी के आश्रम में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता जाता है कि इन्होंने शल्य चिकित्सा पर अध्ययन किया। किस पर किया, शल्य चिकित्सा पर अध्ययन किया। इन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया तथा किस प्रकार ऑपरेशन से संबंधित उपकरण होते हैं उनके बारे में ज्ञान प्रदान किया। और उन्होंने लगभग 101 यंत्र प्रदान किए थे, 101 शल्य चिकित्सा यंत्र प्रदान किए थे, चिकित्सा यंत्र। इन्होंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है तो सबसे पहले यंत्र को क्या कर लेना चाहिए, गर्म कर लेना चाहिए। गर्म करने से क्या होते हैं, जो यंत्र पर कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार की अन्य बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। उसी के बाद में क्या, गर्म करने के बाद में ही आगे क्या किया जाता है, किसी का ऑपरेशन करना चाहिए। शल्य चिकित्सा का शुरुआत जो ज्ञान दिया वो किसने दिया था, सूक्ष्म वैज्ञानिक ने दिया था। इसलिए पूछा जाता है शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, पूछा है शल्य चिकित्सा का जनक कौन है,
शल्य चिकित्सा का ग्रंथ किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। ये विश्वामित्र क्या थे? वंशज थे। इनकी प्रारंभिक जो अध्ययन किया था इन्होंने, इसमें क्या था? धनवंतरी के आश्रम में क्या था, जहाँ पर इन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में सीखा तथा सर्वप्रथम 101 शल्य चिकित्सा यंत्र प्रदान किए। इन शल्य चिकित्सा को यंत्रों को गर्म करके ही क्या किया जाता है? उन्हें किसी का ऑपरेशन है या शल्य चिकित्सा की जाती है, क्योंकि गर्म करने पर क्या है, उपकरण पर जो कीटाणु लगते हैं वो क्या जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी का जो कहा जाता है ये शल्य चिकित्सा में किया जाता है, या इसके स्थान क्या जाता है? प्लास्टिक सर्जरी। इन्होंने सर्वप्रथम कान की, मुंह की, नाक की सर्जरी की थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम कान है, होंठ है, नाक है, इन आदि की क्या की थी? प्लास्टिक सर्जरी की थी। ठीक है, अब इसके बाद में उन्होंने ग्रंथ भी लिखा था जिसमें प्लास्टिक सर्जरी तथा शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया था। उस ग्रंथ का नाम क्या था? इनके द्वारा रचित ग्रंथ था सुश्रुत संहिता। ठीक ना, रचित ग्रंथ कौन सा था? इनके ग्रंथ का नाम क्या था? सुश्रुत संहिता। इन्होंने इस ग्रंथ में इन्होंने क्या किया था? प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित बातों का वर्णन किया था। कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हो। तो सिर्फ इनके बारे में आपको क्या है, जीव और उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की उसके बारे में बताना, और कुछ नहीं है। नॉर्मल थ्योरी आधारभूत पाठ है। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला जो महान वैज्ञानिक हुआ था वो था चरक। तो देखिए चरक ने सर्वप्रथम बताया था कि शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों के असंतुलन के कारण व्यक्ति क्या होता है? बीमार होता है। ये 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ शरीर में, और यदि इन तीनों का असंतुलन हो जाए, संतुलित अवस्था में ये न रहे, कोई कम ज्यादा हो जाए, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम क्या बताया था? पाचन, उपापचय और प्रतिरक्षा की उदाहरण दी थी। इस शरीर में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, उपापचय की क्रिया होती है, क्या होती है? उपापचय की क्रिया होती है, और इसी प्रकार जो प्रतिरक्षा उसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। शरीर में प्रतिरक्षा किस प्रकार होती है? प्रकार के रोगाणु से लड़ने के लिए। तो उनके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? चरक ने बताया था। ठीक है ना। तो देखिए चरक से संबंध देखते हैं कि चरक आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य के रूप में प्रख्यात रहे। तो ये आयुर्वेद चिकित्सा में थे, है ना। और इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? इस चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। इनके अनुसार शरीर में कार्य के कारण 3 दोष होते हैं, पित्त, कफ और वात अर्थात वायु। ये तीनों शरीर में मौजूद होते हैं। तीनों दोषों के असंतुलन के कारण क्या होता है? बीमारी उत्पन्न होती है। इन्होंने सर्वप्रथम एक ग्रंथ दिया, चरक संहिता। कौन सा ग्रंथ दिया था? चरक संहिता, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये तो ग्रंथ इनका भी था। रचित ग्रंथ कौन सा था इनका? स्वयं का चरक संहिता।
कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा में था? संस्कृत भाषा में था, ठीक है ना। तो क्या बताया जाता है, इस जनक संहिता में आज भी शिक्षा शास्त्र में समान की दृष्टि देखा जाता है। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। यह ग्रंथ 8 खंडों में वर्णित तथा गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखित है, ठीक है ना। इन्होंने चरक ने पहले पता लगा लिया था कि शिशु का लिंग निश्चित कैसे होता है, किस आधार पर बच्चे में आनुवंशिक दोष होते हैं या लंगड़ापन अंधापन है उत्पन्न होता है। और इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि हृदय है वो शरीर का क्या होता है, नियंत्रण केंद्र होता है। हृदय शरीर का क्या होता है, नियंत्रण केंद्र होता है, और हृदय से धमनियां जुड़ी रहती है। तो हृदय शरीर का क्या होता है, नियंत्रण केंद्र होता है। ये किसने बताया था? चरक ने बताया था। और इसी हृदय से क्या है, धमनियां जुड़ी रहती हैं, शिराएं जुड़ी रहती हैं, जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, ठीक है ना। तो देखिए इसी प्रकार क्या होता जाता है, चरक का जो अर्थ होता है वो चलना होता है। ये पीड़ित जनता के इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने दूर दूर तक पैदल चलते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, चरक कहा गया, ठीक है ना। तो आनुवंशिक दोष के बारे में इन्होंने पहले बता दिया था, ठीक है ना। तो इनसे संबंधित चरक के बारे में क्या पूछा जाए तो क्या क्या लिखा जाता है कि चरक है वो एक तो आयुर्वेद चिकित्सक थे, ठीक है। इन्होंने पहले चिकित्सक थे जिन्होंने क्या बताया था, पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी। इनके अनुसार शरीर में कार्य के कारण 3 दोष होते हैं, पीत, कफ, वात अर्थात वायु। शरीर में मौजूद तीनों दोषों के असंतुलन से क्या होती है, बीमारी उत्पन्न होती है। इन्होंने पहले बता दिया था कि एक चरक ग्रंथ लिखा था जो संस्कृत भाषा में था। ये गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखा गया, और उन्हें उन कारणों का पता था जिनसे शिशु का क्या होता है, लिंग निश्चित होता है। बच्चे में आनुवंशिक दोष, लंगड़ापन, अंधापन, माता पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का क्या होता है, नियंत्रण केंद्र बताया, ठीक है ना। और जो शरीर में रुधिर का प्रवाह होता है वो धमनियों या शिराओं के द्वारा होता है। नॉर्मल चीजें बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला वैज्ञानिक था सीवी रमन। सीवी रमन, सी से होता है चंद्रशेखर, वी से वेंकट, रमन है। इनसे समय में पूछा जाता है, इनका एक प्रभाव दिया गया था महत्वपूर्ण, सीवी रमन। इनके बारे में आपने भी सुना होगा, एक होता है रमन प्रभाव, इसे रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है, रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन। इसके बारे में महत्वपूर्ण पूछा जाता है। देखिए सीवी रमन के बारे में क्या पता है आपको? चंद्रशेखर वेंकट रमन अर्थात सीवी रमन है वो, उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम था पार्वती अम्मल। तो पिता का नाम तो क्या था, चंद्रशेखर। पिता का नाम क्या था इनका, पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर, चंद्रशेखर अय्यर। और पार्वती का माता का नाम क्या था, पार्वती अमला। पूछ लिया पार्वती अमला, ठीक ना। ये माता का नाम था पार्वती अमल, अमला होता है तो। और ये भौतिक विज्ञान में क्या थे, एमएससी थे। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा दी और भौतिक विज्ञान के छात्र होते हुए इन्होंने साहित्य, इतिहास, संस्कृत, राजनीति शास्त्र जैसे विषय में चयनित हुए। और राजकीय सेवा जो थी, इन्होंने सबसे पहले
राजकीय सेवा में रहते हुए विज्ञान हेतु पर्याप्त समय न होकर इन्होंने क्या किया कि ये जो महालेखापाल के पद पर थे, डाकतार में जो विभाग होता है डॉक्टर विभाग, उसमें महालेखापाल के पद पर थे। उन्होंने उनको छोड़ते हुए त्याग पत्र दे दिया और संपूर्ण जो अपना है समय भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय को दिया। और सर्वप्रथम इन्होंने अपने रमन प्रभाव की खोज की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। रमन प्रभाव के अनुसार क्या होता है, जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश में द्रव्य अंतःक्रिया होती है। क्या होती है? अंतःक्रिया होती है कि जब कोई भी प्रकाश है वो द्रव्य से गुजरता है, द्रव से गुजरता है, तो प्रकाश और द्रव के मध्य क्या होगी? अंतःक्रिया होगी। क्या होगी? अंतःक्रिया होगी। ठीक है, इसे रमन प्रकीर्णन या रमन प्रभाव भी कहा जाता है। इसी के कारण क्या होता है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इन सभी का अध्ययन किसने किया था? सीवी रमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? सीवी रमन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है। और देखिए इसमें इन्हीं के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज में के लिए सीवी रमन को सम्मान देते हुए जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को इन्हीं की याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगले जो वैज्ञानिक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थ्योरी के अध्ययन है, इसी प्रकार यदि थ्योरी आप पढ़ रहे हो इस प्रकार पॉइंट बना लीजिए। उन्होंने क्या किसकी खोज की थी, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, और रमन प्रभाव क्या होता है, जैसे सीवी रमन नामक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ रहे हैं। उनकी याददाश्त में क्या है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो इस प्रकार शॉर्टकट क्या है, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ बना लीजिए तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा और याद होने में क्या रहेगी? सहायता रहेगी। ओके, आज के लिए इतना काफी है। गुड बाय।